मनाते हैं। तो यही वो खुशियां हैं जो हम देख रहे हैं कि वापस लौट आई हैं पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ताला 12 साल के बाद इस साल फरवरी में बसंत फेस्टिवल लाहौर में मनाया जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि जो कंसर्न्स थी वो अपनी जगह हैं, और हम बहुत इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं और मेरी पूरी टीम आपको यही कहना चाहेंगे कि यकीनन खुशियों को दुबाला कीजिए, इस फेस्टिवल को मनाइए, लेकिन जो एहतियात आपने बरतनी है वो भी ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए मांझे को उन चीज़ों को ज़रा देख कर, और ख़ास तौर पर क्योंकि लोग छतों पर होते हैं, अगर आपकी छत की मंडेर नहीं है या आपने उसकी बाउंड्री इस तरह नहीं बनाई हुई, उससे गिर जाने का ख़दशा है। प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। लेकिन बहरहाल खुशी की बात यह है कि बसंत इज़ बैक इन पाकिस्तान। अब चलते हैं ज़रा थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारे सामने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कल मैंने ये देखा कि केन्या ने अनाउंस किया है कि उनके जो सिक्के होंगे, उनकी जो करेंसी थी, उसमें पहले हमेशा देखते थे कि उनके प्रेसिडेंट्स की तस्वीर थी, और ये अच्छी बात है कि एक्नॉलेज किया जाता है उन महान लीडर्स को, उन लीडर्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है उनकी कम्युनिटी के लिए, एंड एज अ सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी एंड पीपल हु आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, उनको मनाया जाए। लेकिन अब नई खबर ये है कि अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को और अपनी एसेट्स को प्रमोट करते हुए केन्या ने ये फ़ैसला लिया है कि अब उनके सिक्कों पर उनकी वाइल्ड लाइफ, यानी वो ख़ास जानवर जो खुसूसन सिर्फ केन्या में पाए जाते हैं, जिसमें हाथी है, द बिग 5 की बात की जाती है, उनको फ़ीचर किया जाएगा। ये एक इशारा भी है कि जो उनका असासा है, जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी उनके पास मौजूद है, उसको पूरी दुनिया सराहे भी। वैसे भी अगर आप केन्या जाते हैं तो सफारीज़ के लिए ही जाते होंगे, माफ़ कीजिएगा। आई थिंक इट मेक्स अ ग्रेट सुवेनियर, और ये एक अनमिट याद उनके जहनों में हमेशा के लिए रह जाएगी। अब जब यादों का सिलसिला हमने छेड़ा ही है तो हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक सैड डेवलपमेंट थी। यहाँ हाइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया अली एजाज साहब को 1993 में। इसके अलावा उनकी जोड़ी नन्ना के साथ बहुत रिलेशन है, तो आई थिंक कि एक नई रवाबित और नई फाउंडेशंस दोबारा स्ट्रेंथन की जा रही हैं। यूके और पाकिस्तान के हवाले से भी यही कहा जाता है कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने 10 साल कबल अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स को यहाँ पे बंद कर दिया था, लेकिन अब जिस तरह के ये रवाबित और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ट्रेड और तिजारत के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बहुत मस्बत तब्दीली और डेवलपमेंट्स हैं। इसी तरह ब्रिटिश एयरवेज़ ने ऐलान किया है कि 10 साल के बाद अब उनकी एयरलाइंस दोबारा यहाँ पे डायरेक्ट परवाज़ें करेगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़रा लोकल मामलात की, तो उसके अंदर हमें नज़र आता है कि लाहौर में अब तैयारियां दोबारा से उरूज पर हैं व्हेन इट कम्स टू द बसंत रिलेटेड फैक्टर्स। इसके अलावा हमारे पास जो सर्कुलर रेलवे से मुताबिक पाकिस्तान कराची में जो सूरत हाल है उस पर हम ज़रा बात करना चाहेंगे। कल मेयर ऑफ कराची ने इसके हवाले से दोबारा एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली उनके जो काम है या उनका जो मैंडेट है उसके अंदर नहीं आता कि वो शहर में जो गार्बेज की सिचुएशन है उसको हल करें, या इंक्रोचमेंट्स जो कि सर्कुलर रेलवेज़ की ज़मीनों पे हुई हुई हैं। तो उनके बारे में, उसके बारे में जो उन्होंने कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कराची को बहुत कुछ की ज़रूरत है मगर कुछ नहीं दिया जा रहा। KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं छोड़ी है कचरे की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। वो रेलवे मेरा डोमेन नहीं है। मैं हेल्पफुल तो हो सकता हूँ एज अ KMC ट्रैक्स पे से इंक्रोचमेंट रिमूव के लिए, अगर वो रिमूवल के लिए अगर वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे बोलते हैं। अदरवाइज़ मेरा मैंडेट सिर्फ कराची शहर में फुटपाथ, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स और जो पार्क्स पे और ग्राउंड्स पे जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, एमिनिटी प्लॉट्स पे जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, नालों पे, उसकी हद उधर तक महदूद है। मेरा ट्रैक से वास्ता नहीं है कोई। एज अ मेयर कराची मुझे पाकिस्तान के बजट में शेयर सबसे ज़्यादा कराची डालता है, और कराची को वापस कुछ नहीं मिल रहा। तो ज़ाहिर है मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो। कराची के मामलात पे आवाज़ उठाऊंगा, ये कहना था मेयर ऑफ़ कराची वसीम अख्तर साहब का, और उन्होंने इस बात पे मेरे ख्याल में पहली दफ़ा नहीं कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में भी ज़ोर डाला है कि जब हम बात करते हैं डोमेन्स की, यहाँ पे बहुत सारे इदारे आपस में इस पर गुत्थम गुत्था हैं, एक तनाव की सी सूरत हाल है, समझ ये नहीं आता कि किसका कौन सा डोमेन है। लेकिन जब नज़ला या मलबा गिरता है तो वसीम अख्तर साहब का है, कहते हैं कि मुझी पे गिरता है, मुझी से सवाल किया जाता है, मैं हेल्पफुल तो हो सकता हूँ लेकिन ये मेरे दायरा कार में नहीं आता।
अब सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता 10 बरस से यहाँ पे हुकूमत करने वाली, सूबाई हुकूमत बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात का हल कैसे देख रही है। 18वीं तरमीम में हिस्सा डालना एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गर्दानी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने एक रास्ता खोला ताकि ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप आए। लेकिन उसका जो अगला स्टेप था, यानी आपने इख्तियारात विफाक से लेके सूबाई हुकूमत तक तो मुंतकिल हो गए, वो भी फेज़ 1 में, लेकिन जिम्मेदारी और एम्पावरमेंट टू द नेक्स्ट लेवल, यानी लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना, नाजिम को या फिर मेयर को एम्पावर करना, वो एक खला अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तनाव की सूरत हाल है। बार बार वसीम अख्तर साहब का ये कहना गलत नहीं है कि जितना बजट आपको मिलना चाहिए, ख़ास तौर पे कराची की डेवलपमेंट के हवाले से गुज़िश्ता 10 बरस में ये ज़्यादती, ये नाइंसाफ़ी होती चली आई है। अब देखना यह है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत और मौजूदा सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या करेंगे। बहुत सारे तकलीफ़देह पहलू हैं इसमें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर रेलवे की, जिसके लिए एक दफ़ा फिर अगर हम देखें, सईद गनी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब से, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध की सूबाई हुकूमत में, जब हमने उनसे बात की तो वो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत सारे मामलात हैं जिसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा, और जब वो गुस्से में आते हैं तो उसकी वजह यही है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि सीवेज का पानी जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग कराची के साहिल से समंदर में फेंक रहे हैं, वो 2006 से अनट्रीटेड ही फेंका जा रहा है। 2007 से लेके अब तक एक बूंद पानी के सप्लाई में इजाफा नहीं किया गया, जबकि हम जानते हैं कि शहर की आबादी सालाना तकरीबन 6 to 7% से बढ़ रही है। इसी हवाले से दोबारा बात करने के लिए आज हमने दावत दी है फिरदौस शमीम नकवी साहब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, ये जो वसीम अख्तर साहब का बयान आया है, जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि क्या चीज़ उनके डोमेन में आती है, ये जो गार्बेज या रबिश की कलेक्शन है उसको ठिकाने लगाना, सर्कुलर रेलवेज़ के तजावुज़ात को साफ़ करना, वो कहते हैं ये मेरा डोमेन नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वसीम अख्तर साहब का टाइटल जो है वो कहते हैं सिटी फादर। ठीक है जी। जब आप सिटी फादर होते हैं तो इस सिटी का कोई मसला ऐसा नहीं होता जो आपकी डोमेन में नहीं होता जी। जरूरी नहीं है कि वो सारे काम आपको करने पड़े हों या आपकी जिम्मेदारियों में, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होती है। सर, वो मेरे ख्याल में इख्तियारात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर वो जिम्मेदारी कबूल भी कर लें तो उनके पास वसाइल और इख्तियारात मौजूद नहीं हैं, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से हर्डल्स रास्ते में पड़ते हैं। आप समझते हैं कि इस सब का इदराक सूबाई हुकूमत को है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में आगे बढ़ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ज़बानी आगे बढ़ती है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्यों नहीं बढ़ती? 2006 से जायका का ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आज 12 साल हो गए। 12 साल में उन्होंने ना कोई ऑल्टरनेट इन लोगों को बसाने की बात की अभी तक। आज भी आप सईद गनी साहब के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ लिप सर्विस ऑफ कराची दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है जो PPP ने की दी है, और यही वजह है ना सीवरेज सही कर सके, ना पानी दे सके, ना माइन प्रोजेक्ट का कोई सिस्टम ला सके। एक ग्रीन लाइन की जो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अलावा इन्होंने कुछ कर सके। लेकिन फिरदौस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रही है, फ्रंट फुट पर आई हुई है अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल। जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगले साल वो इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इस बात को बार बार कह चुका हूँ कि अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में, जैसे कि जरदारी साहब जा रहे हैं जेल में, और जरदारी साहब जाएंगे तो ये सब लोग तितर-बितर होने वाले हैं, और PPP की हुकूमत सिंध में नहीं रहेगी इंशाल्लाह, और सिंध के अंदर मसाइल हल होंगे। तो ये जो खला है फिरदौस साहब, आप क्या समझते हैं? ये तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस में तो कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जगह छोड़ी है, या MQM ने भी जो एक तरह से लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं कर पाए हैं, तो ये जो गैप है, पोलिटिकल गैप कराची में, ये कौन फिल करेगा? हम लोग करेंगे। We are going to, देखिए, we are not shying away from this. We are saying कि we are in it, और हम लोगों ने इसको ओन भी करते हैं, इस शहर को भी ओन करते हैं, इसके सोल्यूशन के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी काम करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी काम करेंगे,
शहर कराची के मसाइल हल करना पीटीआई की जिम्मेदारी है, चाहे आप कुछ भी कहें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अब बढ़ते हैं आगे, और ये एक बड़ी जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ थी जिसको लोग समझते थे कि ज़रूर इम्प्लीमेंट होगी। 18वीं तरमीम के बाद हर शहर और हर सूबे का जो मसला है उसको लोकल सतह पे हल किया जाएगा। अभी हमने बात की सिंध और कराची की, अब ज़रा बढ़ते हैं पंजाब और लाहौर की तरफ। लाहौर में हमने देखा कि व्हीकल ट्रैकिंग के लिए एक स्मार्ट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, लेकिन इतनी तेज़ी से ये चेंजेस आ रहे हैं कि कई दफ़ा अवाम का एहतजाज आता है। हमने ट्रैफिक की सूरत हाल पे कई दफ़ा प्रोग्राम्स किए, जिस तरह के रॉन्ग वे आना या हेलमेट ना पहनने पे हैवी फाइन्स का जब मेरे ख्याल में प्रैक्टिस को शुरू किया गया तो एक रद्द अमल, एक शदीद रद्द अमल साइकिल सवारों की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से आया। हिना भट्ट हमारी कॉलीग फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, इस स्मार्ट कार्ड के बारे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, क्या कहेंगी इस वक्त जो ये स्मार्ट कार्ड की बात की जा रही है व्हीकल्स ट्रैकिंग के लिए? पहले हमने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत में नंबर प्लेट्स का मामला उठा हुआ था और फॉर्मल नंबर प्लेट्स जो गाड़ियों की थी वो भी नहीं मिल पा रही थी। ये स्मार्ट कार्ड की रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा? क्या ये सिर्फ टोल्स को कलेक्ट करने के लिए है या इसका और भी कोई काम होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी लाहौर में ये कल प्रकाश किया गया है वज़ीर पंजाब की तरफ से, उन्होंने ये कहा भी है कि ये पहले भी लाहौर में एक 1994 में स्टार्ट किया गया था कंप्यूटराइज्ड जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, लेकिन उसकी 4 पेजेस थे। उसके बाद 2007 में इसको एक सफ़े पर मुश्तमिल किया गया और 2012 में ये पासपोर्ट साइज का कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि इसके लिए लोगों को कैरी करना जो था वो मुश्किल होता था, बहुत दफा ऐसा भी होता था लोगों का चालान हो जाता था, इसके ऊपर उनके पास बुक मौजूद नहीं होती थी। इस तरह उन्होंने ये सूरत हाल देखते हुए इसको, और ऊपर से बहुत से लोग ऐसे भी जिससे ये हाथ पर मतलब इसकी कंप्यूटराइज होने के बावजूद इसकी बहुत से ऐसे पेजेस थे जो कि हाथ से मबनी इसके ऊपर स्टिकर लगाए जाते थे। तो इसमें भी बहुत सा जालसाजी का जो था एलिमेंट जो पाया जाता था, जिसके ऊपर अब हुकूमत पंजाब की तरफ ये नोटिस लिया गया है और अब ये एक कंप्लीट एक कार्ड की सूरत में इसको जारी किया जाएगा। ये कार्ड व्हीकल ओनर्स को कैरी करना पड़ेगा या जैसे आपने पहले इशारा दिया ये स्टिकर की तरह, स्कैनेबल स्टिकर की तरह विंडशील्ड्स पे लगेगा? इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। ये कार्ड जिस तरह एक आप डेबिट कार्ड होता है, जिस तरह आपका क्रेडिट कार्ड है, जिस तरह आपका आईडी कार्ड है, ये बिल्कुल वैसा एक कार्ड होगा जो कि तमाम मोटर व्हीकल जो है वो अपने पास रखेंगे। उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके बाकी जितनी चीजें आपने अपने पास रखी होंगी उसी तरह की ये कार्ड भी आपके पास मौजूद होगा। और इस कार्ड में जो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि फीस जो है डिफरेंट सिटीज में इसकी डिफरेंट इसकी होगी फीस जो है, जैसे कि पंजाब में और स्पेशली लाहौर में इसकी फीस जो है वो 530 रुपीज रखी गई है। इसी कार्ड की फीस जो है वो इस्लामाबाद में अगर देखें तो वो 1500 तक की रखी गई है और सिंध में अगर देखें तो सिंध में ये 700 तक है। तो इसके बारे में जो वज़ीर पंजाब ने भी कल कहा और महकमा एक्साइज की तरफ से भी ये बताया गया है कि इस कार्ड से बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मोटर व्हीकल की वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, उम्मीद यही है कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं व्हीकल ओनर्स और ट्रैफिक के मामलात के हवाले से इसको हल कर पाएगी। लेकिन आपने जो इसकी फ़ी स्ट्रक्चर में एक निशानदेही की, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या जहाँ पे इंटेंस ट्रैफिक है, जिस तरह की पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लंदन में कंजेशन चार्जेस या फिर पोल्यूशन चार्जेस के तौर पे आपको चार्ज किया जाता है, दिस इज़ डन टू कर्ब डाउन या इसको थोड़ा सा डी इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप गाड़ियां ना लें। क्या इसकी वजह ये भी देखी जाती है या कोई और रीज़न है इसके प्राइसिंग मैकेनिज्म का? इस पर हम कभी दोबारा बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि काश आजकल की सर्दियों में कोई मेरा ज़रा सा हेल्पिंग हैंड होता, कोई चाय बना दे, कोई चीज़ें ला दे जब लिहाज से निकलने को दिल नहीं चाहता। लेकिन दैट वेरी मच इज़ नॉट अ फ्यूचर थॉट एनी मोर। बचपन में तो हम कार्टून देखते थे जेटसन्स, लेकिन आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ रियलिटी। और आज के बच्चों के लिए ये चीज़ें उनको मैजिकल नहीं लगती, कोई जादुई
कहानी नहीं लगती, बल्कि वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफिया बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं, साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके कि आज मेरे सेट के ऊपर बहुत सारे रोबोट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे, और इनके क्रिएटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, बुरहानुद्दीन, अली असगर और मोईज़। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स इनके असातिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सर कुमैल एंड सर हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। कुमैल साहब, सबसे पहले अगर आपसे सवाल करूँ, आजकल के बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। कई लोग कह रहे हैं कि नए सब्जेक्ट्स को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल, जिसमें कंप्यूटर्स शामिल हैं। आपके स्कूल में कंप्यूटर्स कौन सी क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मिस, कंप्यूटर जो है आज की नीड है जी, और जो इसका इंटरनेशनली जो रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान को मीट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जब तक ये ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट नहीं होगा तो आगे हम जाके हम बच्चों को वो कॉम्पिटेंसी नहीं दे सकेंगे जो आज की नीड है हमारे टाइम में। इसीलिए मद्देनज़र रखते हुए हमने फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, ये जो आप देख रहे हैं EV3 माइंडस्टॉर्म है जो 10+ बच्चों के लिए है, मगर हमने हमारे स्कूल के अंदर स्टीम पार्क भी इंट्रोड्यूस कराया है। जो स्टीम पार्क दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय लेगो, और ये बेसिकली प्री स्कूल किड्स के लिए करता है। तो फ्रॉम प्री स्कूल और किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी लेवल वी हैव स्टार्टेड दिस सेशंस। अच्छा, और ये इंटायरली इनकी अपनी क्रिएशन होती है? कितनी गाइडेंसेस हैं? अगर आपसे पूछना चाहूँ, ये किस क्लास के बच्चों ने इस पर अटेम्प्ट किया हुआ है? ये क्लास 7 क्लास 7। ओके, एंड दे वर्क ऑन बाइनरी लॉजिक, या आप इनको कोडिंग सिखाते हैं? किस तरह, हाउ डज इट मूव फॉरवर्ड? ये प्रोग्रामिंग होती है इनकी, अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है लेगो माइंडस्टॉर्म की, जो कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है इनका। उसके ज़रिए इनकी प्रोग्रामिंग होती है और इनकी कंस्ट्रक्शन होती है, जो बच्चे खुद अपने माइंड से क्रिएटिविटी करते हैं। तो उनके पास प्रोग्राम होता है, उनको किस तरीके से क्रिएटिविटी करना है, इम्प्लीमेंट करना है। प्रोग्राम एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के ज़रिए आपने क्या काम कराने, यानी ये रोबोट उठ के आपके लिए चाय बनाए या कुछ लेके आ जाए या कोई लाइन को या चीज़ को डिटेक्ट करे। तो हमारे साथ ये तीनों नए यंग क्रिएटर्स भी मौजूद हैं। मोईज़ हमारे साथ है, अली असगर है एंड बुरहानुद्दीन। मोईज़, अगर सबसे पहले तुमसे पूछूँ, बाकी सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं, सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है, या बाकियों में भी अच्छा खासा कर लेते हो काम? बाकियों में भी अच्छा खासा कर लेते हैं ना, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। yes. इसमें सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आता है बनाने में? तुमने क्या चीज़ प्रोग्राम की इसमें से? विच ऑफ द रोबोट्स इज योर्स? ऑल टीम वर्क है। हाँ, सब में हमने टीम मतलब वर्क किया। और तुम्हारा फेवरेट कौन सा है इसमें से? टी-शर्ट फोल्डिंग मशीन। वो क्या करता है वो भी बताओ ज़रा हमें। वो टी-शर्ट फोल्ड करते हैं। टी-शर्ट फोल्ड कर देता है? यार ये मेरी अम्मी को उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। तुम ज़रा दिखाओ ये टी-शर्ट कैसे फोल्ड करता है, अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। जी बेटा, माइक तुम बैठे रहो, अगर कोई और कर सकता है, अली या कोई। हाँ बच्चे, आप इसको माइक इनको दे जाओ और ये बस टी-शर्ट इसको पकड़ाओ। हमने इसको वीडियो पे हम दिखाते हैं कि कैसे ये, ओह अच्छा अभी चल भी रहा है ये, लेकिन अगर हम आपको लाइव भी करके दिखाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब आप बेटा वहाँ पे बैठ जाओ इसको रख के, और फिर ये हम देखना चाहते हैं रोबोट कैसे करेगा। वेरी गुड। नीचे मम्मा, ये आपके लिए स्पेशली, आप जो हर वीक डांटती रहती हैं, लॉन्ड्री कर दी लेकिन अब फोल्ड नहीं किया। तुम्हें भी घर में डांट पड़ती होगी ना तुम लोगों को, तभी तुमने कहा ये बना लें फौरन। चलें जी, प्ले करें। Yes, finally come up with a solution. Solution, ये देखिए जी, 1 and 2। After a while it will be। इसके सेंसर को इन्होंने वो कर लिया था। हाँ, एक्चुअली वो 2 दफ़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये रहा टी-शर्ट आपने रखा, एंड देन 1 way। अच्छा जी, हम वीडियो पे आपने जो पहले हमें डेमोन्स्ट्रेशन भेजी थी वो हम दिखा चुके हैं। बाकी रोबोट क्या करते हैं इसके अलावा? ये कुकी बनाता है। और ये रैप्टर है, कुकी बना लेता है पूरा कुकी के ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर आप कोई भी आइसिंग के जरिए कुछ अगर करना चाहें तो वो कर सकता है। और बाकी क्या है वो?
रैप्टर है ये। अच्छा, वो क्या करता है? रैप्टर यानी ये चलता है और वर्किंग करता है। कोई चीज़ जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम कोई चीज़ फाइंड आउट ना कर सकें, इन जगहों पे जाके ये अच्छा, यानी अगर जिस तरह हम करते हैं ना, मेज़ के पीछे कुछ गिर गया, बिस्तर के नीचे कुछ चला गया, जहाँ पे अम्मियाँ फिर किसी को बुला रही होती हैं तो करते हैं। आई फील कि डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ नाउ द विजन। साइको मेल, अगर आपसे पूछूँ, बिकॉज मुझे 20 सेकेंड्स में ब्रेक पे जाना है। इसके पहले थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रा बता दूँ मैं आपको कि जो हमारी बोहरा कम्युनिटी है, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी हमेशा एजुकेशन फील्ड में काबिशें रही हैं। स्पेशली हमारे लेट डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब और सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब, दे हैव बोथ एस्टैब्लिश्ड न्यूमरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर सर्विंग द नेशन एंड सिंस मैनी ईयर्स, and it's my pleasure to state that Safia Boys High School is one of them. Wonderful, wonderful. तो ये जो हमारा कम्युनिटी का हमारे यहाँ जो हिस्सा है, यही डाइवर्सिटी पाकिस्तान की, खुसूसन कराची की खूबसूरती है। आज हमारे साथ मौजूद है सैफिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के कुछ रोज़ पहले मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ वाया द ब्रिटिश काउंसिल एंड द ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन, जिसमें बात की जा रही है डेवलपिंग इंक्लूसिव एंड क्रिएटिव इकोनॉमीज़। पाकिस्तान में जो कारीगरी है, जो क्रिएटिव इकोनॉमीज़ का अगर आप एक पूरा सेगमेंट देखें, देयर सो मेनी आर्ट्स विच आर यूनिक टू दिस कंट्री, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना हम उसको एक फॉर्मल इंडस्ट्री का रुतबा दे सके, ना उसको वो सहूलियात दे सके, और यकीनन अब हमें पूरी दुनिया में अपने नाम, कहाँ से आ गई ये पालतू मक्खी यहाँ पे, बट एनीवे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना हम उसको वो तमाम वसाइल दे सके जिसके ज़रिए हम उसको अपना सकें। अब अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान से बनी हुई चीज़ें, पाकिस्तान के माहिर कारीगरों के हाथों से बनी हुई चीज़ें आप इंटरनेशनली मार्केट में देखते हैं तो बड़े किसी डिज़ाइनर लेबल के नाम से या फिर पड़ोसी मुल्क के नाम से उसको मंसूब किया जाता है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री जो उसका ड्यू शेयर है वो हासिल नहीं कर पा रही? कहाँ पर हुकूमती पॉलिसीज़ की गलती है और कहाँ पे एज सारिफ के, बतौर कंज्यूमर के, हमारी अपनी भी गलती है? हम अपने फैशन डिज़ाइनर्स को, अपने कारीगरों को क्यों बैश करते हैं, जबकि हमें प्राइड होना चाहिए उनके काम पे, उनकी चीज़ों के ऊपर। तो आज हमारा यही मौजू है, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपके भी बहुत सारे सवालात थे पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे, तो आपने भी उस पर बड़े क्वेश्चंस भी किए और आपने कहा कि जी आम सा काम होता है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, बड़ी दुकान, फीके पकवान, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप लोग कहते रहते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी मेहनत लगती है, इस बारे में जानने के लिए आज दो ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। नंबर वन, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, और साथ साथ ये कि इनका काम अगर मैं देखती हूँ तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे मुनफरिद काम है। कई दिहाइयों से, कई सालों से, क्योंकि ये फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे हैं, इनसाइड आउट जब बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे थी तब से लेके आज जिसको हम एक इवॉल्व स्टेज कहते हैं, क्या तब्दीली इन्होंने देखी और ये क्या तब्दीलियाँ सारी ही अच्छी हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन सईद एंड हुमा अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देख के ना वैसे ही मेरा दिल बाग बाग हो गया, बिकॉज इतने माशाल्लाह आप लोगों ने हसीन कलर्स पहने हुए हैं, बड़े कलर कोऑर्डिनेटेड आप आए हैं। यहाँ पहुँच के यहाँ पर पता चला कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, है ना जी। मगर सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बुलाया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम यहाँ बैठे। मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मॉर्निंग शोज पे जाना कब सालों से बंद किया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, जो हरकतें होती हैं, वो कोई शरीफ इंसान तो वाह उनका ऐसा नहीं, मगर तो आप थी, बहुत तो आपसे जरा गुफ्तगू का क्यों हमें लगता है इस तरह से गुफ्तगू हो सकती है और ढंग की। You are one of the most intelligent assets that we have in the television industry, seriously, and we are proud of you. अब ये देखिए सोफा मुझे छोटा लगने लगा क्योंकि मैं फूल फूल के उसी के साथ अच्छी तरह करना आता है। मेरी टीम पूछ रही है पेड कंटेंट तो नहीं है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपके तोहफे आपके घर पहुंच जाए। उनको पता है टीम का प्रॉब्लम ये ना कि उन्होंने उस माहौल में आंख खोली जहाँ सिर्फ पेड कंटेंट होता है। आई नो, लेकिन बस आपसे हमारा रिश्ता, मैं लोगों को बताती चलूँ कि जब मैंने आईफा किया था, द ओनली डिज़ाइनर आई ट्रस्टेड वाज हुमा, और बहुत शुरू में जब मेरे बिल्कुल करियर की शुरुआत थी, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरव्यूज आई डिड वाज हुमा एंड अदनान, एंड इनके बहुत सारे पेट पीस भी मुझे पता है, इनको अंडा नहीं पसंद, इनके घर में सबको अंडे पसंद है, ऑल ऑफ दैट, आई रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। एंड मोहसिन ऑफ कोर्स, यू नो, यू आर एब्सोल्यूट डार्लिंग। हम आपको टीवी स्क्रीन पे बहुत मिस करते हैं बिकॉज यू पर्टिकुलरली हैव माई काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आपकी वो जो बातें होती है ना, जो चुलबुली चीज़ें आप कह के फिक्रा निकल जाते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में
हैं अंबानी वेडिंग, जो पूरी दुनिया पागल हो रही थी, उन्होंने कहा जी अंबानी वेडिंग में मुझे तो लगता है सारों ने आशियाना पाकिस्तान से शॉपिंग की है, क्योंकि बिल्कुल वही चीजें मुझे नजर आ रही नहीं रहा था। आप लग तो रहा था वैसे, पार्क की नजर आती। लेकिन मोहसिन क्या वजह है, लोकली भी हम देखें तो यानी आई पर्सनली लव पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स, यू सेकंड टू नन, और माशाल्लाह इतना मेहनत से काम करते हैं। अब तो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, PIFD है, फिर इसके अलावा लोगों ने ऑन द जॉब बहुत कुछ सीखा है, अपनी ग्रूमिंग पे खुद इन्वेस्ट किया है। लेकिन हमारे यहाँ जो आम सारिफ है वो अभी भी ये कहीं ना कहीं सोचता है कि जी काम इतने का वर्थ नहीं था, सिर्फ डिज़ाइनर लेबल है इसलिए उसको बड़ा महंगा तस्वुर कर दिया गया है या उसकी पैसे बना दिए गए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर डिज़ाइनर लेबल है तो आप डिज़ाइनर लेबल की तरफ क्यों जाते हैं? इसलिए कि डिज़ाइनर का, और नॉट जस्ट इन फैशन, और भी डिज़ाइन का जो हम तख्लीक की बात करते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं है, हर चीज़ मौजूद है, बहुत हज़ारों सालों से मौजूद है। उसी चीज़ को लेकर एक नए अंदाज से बनाते हैं, पेश कर सोचते हैं, सोचने का फिर उसमें R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में इतना वक्त लगता है। मतलब a lot goes behind, हमने पहना है, अब ये सोचा होगा हमने कि कौन से कलर्स जाएंगे, कैसे जाएंगे, फिर वो जो बूटा काटा है ना, एक बूटे को सही करने के लिए ना इतना वक्त लगता है, पूरा पैटर्न को सही करने के लिए। अच्छा, और अक्सर ये बात की जाती है, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हुमा यू ट्राई टू वर्क विद द कॉटेज इंडस्ट्री एम्ब्रॉयडर। In fact, I was just going to come to that. Right now, I'm working with the refugees living in Pakistan. बल्कि मैंने पहना हुआ भी, I don't know if you can see. This is made by the refugees living in Karachi. It is, you know, very light. You can wear it the entire day. It brings the pop in you, and you know that's what I'm known for. Funky. अब मैं एक चीज पर कहूँगा, अब हमारे जो पहना है, and it's two-sided. Both the sides are complete. मगर हम इसमें बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी मौजूद है, धागा भी मौजूद है, शीशा भी मौजूद है। हुमा ने बैठ के सोचा कि शीशे, धागे और मोती को मिलाकर किस तरह की उनको ज्वेलरी बनानी है। The amount of concentration and the work that goes behind a brand, उसकी कोई कीमत हो नहीं पैदा कर, वो देने पे तैयार नहीं है। और साल हमने गुजारे, सालों का तजर्बा है आपका, और वो चीज देने पे तैयार नहीं है, ठीक है ना। लोग समझते नहीं। काम करते हैं आप लोग दोनों जो कॉटेज इंडस्ट्री, अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी फायदा, अगर फेयर ट्रेड की बात की जाए, ट्रिकल डाउन वहाँ पे नहीं होता, वो बेचारे अभी भी 100 रुपए 200 रुपए साल की यानी दिन की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मेक दैट? देखो, देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू दैट। आई एम आल्सो एन MBA by, you know, you guys know that. So we are taught costing, and that's exactly how we do the costing of one of the products that we do. 20% of the product's labor goes to the labor, okay, of the product's price. If it's 100 rupees, 20 रुपए लेबर को जाएंगे, उसके बाद 20 रुपए जाएंगे आपके जो ओवरहेड्स होते हैं, शॉप रेंट, दिस रेंट, दैट रेंट। उसके बाद देयर इज अ मार्केटिंग कॉस्ट व्हिच इज द मोस्ट एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। 50% ऑफ माय प्रोडक्ट्स की प्राइस गोस इनटू माय मार्केटिंग। अच्छा, लोगों को ये बताना भी जरूरी है हुमा कि ये तो नॉर्मल प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें डिजाइनर्स इस बात को जरूर, मेरे ख्याल देखिए आपका और मेरा, हमने तो एक जोड़ा ले लिया, इन्होंने दिन रात का काम करना है उसी कारीगर के साथ। अगर वो खुश नहीं है, एब्सोल्युटली, मैं आपको अगर एक्सप्लॉइट हो रहा होता तो वो काम नहीं करता। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे हुमा तो ये प्राइस स्ट्रक्चर पे बात कर रही है, मैं भी बहुत छोटे लेवल पे, क्योंकि हम हमारे यहाँ जैसे सही कहा कि बेइंतहा क्राफ्ट है और बहुत हसीन है, और अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि क्राफ्टमैन मर जाता है, क्राफ्ट मर जाता है अगर उसकी मार्केट मौजूद ना हो। आप गोटे को दोबारा फैशन में ले आए, आपने देखा, ठीक है, और वो बहुत, हम इतना ढूंढने के बाद एक छोटी सी शॉप में 2 बूढ़े बैठे हुए थे, जो था हमने उठा लिया। अब माशाल्लाह से उनके यहाँ भी आ रहे हैं और हम बहुत बहुत ले रहे होते हैं। यानी आप अगर कभी H&M, मैंगो, यानी ये वहाँ के फास्ट फैशन की भी अगर मैं बात करूँ तो वो जिस तरह हुमा ने इस वक्त पहना हुआ है, दिस इज ऑल क्राफ्ट एंड यू नो एम्ब्रॉयडर्ड, इसको इतनी आप महंगी कीमत वहाँ देने को तैयार होते हैं। दूसरा, जैसे आपने बात की, मोहसिन ने जब पिंक ट्री में उनके ड्रेसेस मैंने देखे, बड़ा खूबसूरत उसमें दबके का काम, या फिर आपने गोटा किरण को कहा, गोटा किरण मिलना बंद हो गया था, बट व्हेन ही रिवाइव्ड इट, वो जो छोटी सी दुकान थी, वो कहते हैं आपने पता नहीं क्या बरकत डाली है कि अब तो गोटा बनता चला जाता है और निकलता चला जा रहा है। ऐसे ही होता है ना। तो मगर आप ये देखें, आप खुद कह रही हैं कि मिलना बंद हो गया था। हमारी चीजें बहुत अच्छी हैं मगर ये खत्म हो जाएंगी।
पता है हमारी, आई थिंक मोहसिन हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है to recreate the dying craft. अच्छा, और मैं महंगे और सस्ते मतलब this I owe to my country. Yes. I owe this. Absolutely. और हमारे साथ अब लाहौर से सनिया हसन भी मौजूद हैं, इनका ब्रांड मोटिव्स को आप जानते ही होंगे। सनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम जो यहाँ पे ज़रा आपके दिल की बात कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनर्स क्या सोचते हैं, किन तकलीफ़ों से गुजरते हैं, और आम तौर पे जिन घरों में शादियाँ होती हैं कितना बैक एंड फोर्थ होता है। कहीं वहाँ पे दुल्हन की मर्जी भी होती है, दुल्हन की माँ की मर्जी भी होती है, उसकी होने वाली सास की मर्जी भी होती है, सबको कैसे खुश करके साथ लेके चलते हैं? सनिया को हमारी आवाज आ रही है? चलिए अगर यही सवाल आप लोगों से करें। जी आ गई हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू, क्या कहेंगी आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम आपको भी जी। सो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ जी। बट आई रियली फील कि जो ब्राइड की जो मर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज इन द एंड शी इज़ द वन वेयरिंग इट और सारा कुछ। लेकिन उस बेचारी को सबसे ज्यादा पड़ती भी वैसी है, उसकी पसंद तो मेरे ख्याल में बैक बर्नर पे पड़ी होती है। सारी ब्राइड से कहता हूँ, सारे ग्रूम से कहता हूँ कि बेटे टेक अ बैक सीट। हाँ। आपकी शादी नहीं है, हर शख्स की शादी है सवाए आपके। तो बस बैठ के मजे से तमाशा देखें, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वरना अगर जरा सी अपनी मर्जी की कोशिश करने की कोशिश की आपने, तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। अपनी शादी के दिन क्यों तबाह करना चाहते हो? मजे से बैठ के देखो, और अगर ज्यादा मुश्किल हो जाए तो बेनेड्रिल की एक बोतल लगा लो, वो आराम से एक ब्लड सी नजर आएगा। आपके साथ क्या होता है? एक्चुअली आई टोटली एग्री विद हिम। हमेशा ये होता है कि फैमिलीज आती हैं साथ साथ, यू नो, एंटायर चाची, मामी, खाला, सारा कुछ, एंड मोस्टली विमेन ऑफ कोर्स। बेचारा जो ग्रूम होता है, या इवन द ब्राइड फॉर दैट मैटर, ही सो राइट, वो इतने मासूम लग रहे होते हैं। एंड देन इन दी एंड हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि देखो डोंट फील बैड, जस्ट गिव इन, व्हाटएवर दे से, सरेंडर, गिव अप कंट्रोल। उन्होंने रेड पहनाना है, रेड पहनो, उन्होंने गोल्ड पहनाना है, गोल्ड पहन, दिस इज देयर डे। आई मीन डोंट ट्राई टू फाइट। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे ज्यादा दुल्हन पे तो बहुत बात होती है, ग्रूम की मैं बात करना चाहूंगी। अब ये जरा ट्रेंड दोबारा आया है, लुकिंग अक्रॉस द बॉर्डर। सब्यसाची ग्रूम्स के बारे में कहते हैं कि वो बड़े इनवर्ड लुकिंग, जैसे उस जमाने में मुगल या राजपूत या उनके जो किंग्स एंड रॉयल्टीज थी, वो चीजें वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेचारे दूल्हा, मुझे पहले दिन बड़े मजलूम लगते हैं, बारात वाले दिन उनको शेरवानी और साफा बांधना है, साफा किसी से कैरी नहीं हो रहा होता। फिर उसके बाद वलीमे का हमने डिसाइड कर लिया कि वो सूट ही अरमानी ही पहनना है या कोई ऐसा। तो ये वेल द ट्रेंड्स, अच्छा नहीं, एंड आई थिंक द ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ। अच्छा, हमारे पास जो आते हैं ग्रूम्स आते हैं, दे पर्टिकुलरली वांट ट्रेडिशनल मेंस वेयर, एंड दे उनके जो जैसे फादर पेशावर से अगर किसी का ताल्लुक है या कुछ, तो उनको वही साफा चाहिए होता है। मतलब देयर आर वैल्यूज अटैच्ड टू द गारमेंट, व्हिच इज ग्रेट टू सी। आजकल की जो नई ये जो है जनरेशन, दे वांट टू गो बैक टू देयर हेरिटेज व्हेन इट इज देयर वेडिंग डे। सो दे वांट कि माँ का वो हार भी पहनना है, बाप की वो साफा भी पहनना है, उसको रीडू करवाना है। वन ऑफ द पीसेस दे वांट फ्रॉम देयर ओल्ड फैमिली हेरिटेज। And even वलीमे पे you'd be surprised, Mohsin, they want शेरवानीज, they want different kinds of शेरवानीज. So a lot of time 3 से 4 शेरवानियाँ एक ग्रूम की हम लोग बना रहे होते हैं. He wants to wear a different kind to the mehndi, a different kind to the shadi, a different to the walima. It's their day as well. It's their day as well, and the best part is they think. And the best part is they are actually going along with the traditions, and they agree कि yes, this is one day we need to look the part, we need to look ourselves, we need to look back. लेकिन अभी आपने जैसे कहा हुमा और मोहसिन, जैसे पहले बात हो रही थी आप अंबानी वाला जो मैंने जिक्र किया, हमारे यहाँ अब हर चीज़, यानी डिज़ाइनर इतनी मेहनत करता है एम्ब्रॉयडर्स के साथ, अपने कारीगरों के साथ, और फिर आपके दिल पे क्या गुजरती है जब वो महंगा जोड़ा जिस पे आपने महीनों हफ्तों लगाए हैं, उसका रेप्लिका मार्केट में मौजूद होता है हाफ द प्राइस। मैं आपको रेप्लिका को वैसे कहते हैं कि फ्लैटरी, वो क्या when you're being copied, it's flattery. It's very flattery, best form of flattery, ठीक है? मगर बुरा लगता है, मैं आपको क्यों बुरा लगता है, ये आपने जो मेहनत की बात की, और फिर लोग जो उसको चीपन करते हैं, सस्ता करते हैं, वो they can never get what a designer has done, क्योंकि उनको असल में मसला ये कि हमको आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो हमको मेयार की, आला मेयार की, नफासत की
कोई के वक्त लगाने की, वक्त ऐसा एक इरानियन कारपेट 10-10 साल में बुनता है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू है ना वो खत्म हो गई है, उसकी कद्र कीमत हमको फॉरेन चाहिए, हमको फॉरेन चाहिए, उसमें ना हम मेयार का देखते हैं ना कि अगले शख्स जिसने बनाया है उसको उसका हक मिल रहा है कि नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, एक प्रोडक्ट है जो कि पहले ग्रो बनाई जाती है, ये ग्रो की जाती है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसकी डाइंग होती है, बुनता है, डीजर सी तफसील है, रंगाई होती है, बुनता है, कटता है, सिलता है, पैकेज होता है, एम्ब्रॉयडर होता है, उस पर काम होता है या प्रिंट होता है, और फिर वो आता है। वो कैसे आप सस्ता ले सकते हैं, ये मुझे बताएं। तो जब आप सस्ती चीज ले रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आप सारे फैन, आपको भी जानना चाहिए कि जब आप सस्ता ले रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शख्स का इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन मौसम ये अच्छी म्यार की चीज सिर्फ महंगी ही क्यों हो, इसलिए कि आपने एक बात सुनी होगी, सॉरी मैं काट रहा हूँ, बड़े बूढ़ों हमेशा कहते आए हैं, और ये पुरानी बातें जो कि सच है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जब इतना वक्त लगेगा, नफासत होगी कि एक बूटी काटने में जाए वो 8 घंटे लग रहे हैं, इतनी बारीकी और नफासत है, वो 8 घंटे का वक्त और मेहनत का अगर आप उस शख्स को नहीं पे करेंगे, वो नाखुश होगा, उसको भी अपना खानदान पालना है, और आप उसकी क्राफ्ट की कदर नहीं करें, आपकी इज्जत ना करें, आप इतना पढ़ लिख के आइए। तो वही क्राफ्टर अब आपको, उसने वही हुनर अपने बच्चे को नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं इससे तो तुम अपना घर ही नहीं चला पाओगे। लोग जो है वो सस्ता मांग रहे हैं, लेकिन हम सस्ता मांग रहे हैं लोग, इतनी प्रोपोर्शनली जो प्राइस हाई हो जाती है, तो अच्छी क्वालिटी तो लोगों की दस्तरस से निकलती जा रही है। बट सिद्धा, दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज जस्ट आवर मिसकंसेप्शन कि जो फेक या जो कॉपीज हैं वो सस्ती हैं, सस्ती नहीं है। हाँ। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। A customer of mine called me from the US and she said I booked a replica of your jacket from Bargello, from Bargello. And Huma, the price was exactly, later on she found out, the price was exactly what I was selling at. I said, why did you buy it? Serves her she said, right. And the quality was so bad. She said, I was in a rush. I couldn't reach. But why had her own reason? Good. I'm very glad. बड़ी खुशी हो रही है कि serves her right. जब उसको पता है कि हुमा यहाँ बैठी है, जो कि हुमा बनाएगी तो ठीक चीज बनाएगी, से उसने जाके कॉपी ली। She said it was a terrible copy. The fusing was bad. The interlining was bad. Everything was bad. वही वाली बात हम उनसे कहने देंगे, तुसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? Price the same. So please, whoever is buying copies of any designer, thank you. Look at the designer. Thank you for clarifying this. एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन ये कहना चाहेंगे जो आपको बार-बार कहा जाता है ना, नकालों से होशियार, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ आपका जहन का फतूर है कि रेप्लिका सस्ता है, रेप्लिका सस्ता नहीं होता। It's bad quality. अजान शेरवानी जो प्राइस की मार्केट में उसी के रेप्लिकाज मिल रहे हैं उसी प्राइस में। I mean you might as well wear an अमीर अदनान. Absolutely. इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो ऑब्वियसली जिनको कम प्राइस में चाहिए तो वो रेप्लिकास यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली उनका क्वालिटी तो वो नहीं होती है जो असल ब्रांड की होती है। ये थोड़े कम बजट में कम पैसों में मिल जाते हैं, तो ये है कि ये फिर परचेज कर लेते हैं, शौक भी पूरा हो जाता है, और ये कि बस ठीक है बजट में आ जाता है। हर एक चाहता है कि जो है डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने, लेकिन ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ये कि ख़वातीन खुश भी हो जाती हैं। असल अगर वो लेते हैं तो उसमें क्या थोड़ा रेंज बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना किस तरह से लेना। अगर एक 6000 का सूट है और आपको 3000 में मिल रहा है तो काफ़ी बचत हो जाती है, 2 आ जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है, और आप अपनी डिज़ाइनिंग और आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पहन लेते हैं। अगर एक ही ब्रांड का लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और फिर हस्बैंड की जेब पे भी जाता है बहुत ज़्यादा बर्डन।
वेलकम बैक। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और इतने दिल जले हुए हैं हमारे, हम एक इशू पकड़ते हैं फिर पता नहीं ऑफलाइन भी हमारी डिस्कशन कहाँ से कहाँ चली जाती है। लेकिन यहाँ बात क्योंकि रेप्लिकास की कर रहे हैं, रेप्लिकास सिर्फ और सिर्फ आपके कारीगर या फिर आपको जहाँ पे खुला माल मिलता है, बाड़ा से जहाँ से माल आता है, सिर्फ वहीं की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा यंगर लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स है उनके अंदर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स की कोई समझ नहीं है। दे फील इंस्पायर्ड बाय बिग डिजाइनर्स और उनकी चीजों को कॉपी करने में कोई आर नहीं समझते। प्लेजरिज्म का नाम अब इंस्पिरेशन कर दिया, ठीक है, यानी और आप ये देखिए ना, मेरे ये एक बहुत बड़ी चोरी है। यू राइट एन एसे, यू राइट अ थीसिस और अ बुक और somebody steals it, कोई ले ले आपसे चुरा के और अपने नाम से छाप दे, ये क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगी? अच्छा, ये तो हमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कराची में बहुत प्रेवलेंट हो गया है, बिकॉज यहाँ पे कहा जाता है कि हर तबके के लोग हैं और इतना बड़ा बिजनेस है व्हेन इट कम्स टू फैशन, शादी एंड द रिलेटेड तामझाम। सानिया, आपसे पूछना चाहेंगे लाहौर में क्या सिचुएशन है, बिकॉज वी नो दैट देयर इज PIFD, प्राइड है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ से जो यंगर लॉट ऑफ डिजाइनर्स निकल रही है, आप उनसे खुश हैं या आपको लगता है कि मॉरली दे आर नॉट एट द हाईएस्ट पीक? मैं टोटली एग्री, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट के बेसिकली देखें रेप्लिका है क्या जी। रेप्लिका इज बेसिकली क्लेडी चोरी जी, ठीक है, इट्स अ छापा। हम लोग क्या करते हैं, देखिए वी आर द मेजर टैक्स पेयर्स। अब जो रेप्लिका बनाते हैं वो बेसिकली टैक्स नहीं देंगे, उसको पैसे सेव करेंगे और फिर बहुत हद तक इसकी आप ये देखें कि हर लिहाज से आपकी ख़राब कॉपी बनाएंगे। सही। दिल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द फैब्रिक, दिल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द डिज़ाइंस। मगर मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट दोज रेप्लिका पीपल हु आर बेसिकली इस चीज़ पे ऑन है। ये बेसिकली जो बायर्स हैं वो भी इक्वली इस चीज़ पे मुझे लगता है कि वो हैं कि जी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। लेकिन कुछ प्राइसिंग की बात कर रहे थे ना सनिया, आज से अगर 5-6 साल पहले मैं अगर एक डिज़ाइनर सो कॉल बड़े ब्रांड का लॉन का 3-piece सूट लेने जाऊं तो मुझे 1500-2000 तक का मिल जाता था, विच एट दैट पॉइंट वाज आल्सो हाई एंड। आज हमारे पास एक नई इस्तिलाह मौजूद है लग्जरी प्रेट के नाम से। नॉर्मल लॉन के कपड़े एक जिक्सॉ पजल की तरह आपके सामने मौजूद होते हैं, 5-6-7 हज़ार 8 हज़ार तक का, और भाई वो लिमिटेड सप्लाई में आया, आपने कहा प्री बुकिंग कीजिए। फिर हम वो मनाजिर भी देखते हैं जब आउटलेट्स की दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, लूट खसूट हो रही होती है, खवातीन एक दूसरे से लड़ रही हैं, बाल नोच रही हैं। ये सब क्या है, यानी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? बट आप लोग ये नहीं देखते ना कि उस डिज़ाइन के पीछे हार्डवर्क कितना है। वी हैव बीन वर्किंग लाइक 4-4, 5-5 महीने वो एक 5 या 15 डिज़ाइंस की कलेक्शन के लिए। और आप ये देखें कि जब वो रेप्लिका आता है, अच्छा सिंथेटिक फैब्रिक वो लोग यूज़ करते हैं, औरतें ये चीज़ नहीं देखती, उसकी गंदी से गंदी क्वालिटी उसको यूज़ होती है, औरतें ये चीज़ नहीं देखती। मगर आप ये देखें, आप वो हम लोग जो जितना उसका हार्डवर्क है, जो हमारी कॉस्ट है, सारा कुछ उस चीज़ को भी तो हमने बिल्कुल। अब मैं यही बात अगर मैं अपने कराची पैनल के पास लेके आऊँ, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि एक ब्रांड एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, ये अच्छा आप ठीक है, वैसे ही एक सारिफ भी जो है ना एक ब्रांड पे में वैल्यू ऐड करता है कि किस किस्म का ये बाल नोचने वाली औरतें आपकी ब्रांड की वो है, हाँ या एक पढ़ी लिखी तमीज़दार अच्छी औरत पहन के जो कि आपका प्राइड होगी। मुझे वो नहीं चाहिए, वो वाली जो बाल नोच रही है एक कपड़े के पीछे। सेकेंडली, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप महंगे कपड़े खरीदें, ये डिजाइनर वेयर है, ये लग्जरी है, दवा नहीं है, चाय की पत्ती नमक नहीं है, जरूरियात जिंदगी नहीं है, मत पहनिए। और फैशन तो वैसे भी लेटेस्ट होता है। सही। आप देखते हैं जैसे कि क्लासिकल सारे आर्ट्स जो है वो लेटेस्ट है, अच्छा लगे बुरा लगे, हकीकत ये है। मेरे पास जमीन नक्श नहीं है, मुझे बहुत पसंद है जमीन नक्श और चुकताई, क्या करूं? डाका डालूं, चोरी करूं कि खरीदूं, नहीं, या जाके किसी पेंटर से कॉपी बनवाऊं? तो जो लोग कॉपी बनाते हैं वो तो हैं ही खराब
चोर, घटिया, बेगैरत। जो लोग पहनते हैं वो उनसे ज्यादा बेगैरत और बेशर्म है। पूछते हुए जो आप और बड़ी शान से कहते हैं, शान से कहते हैं, आप हमें बेगैरती बेशर्मी नहीं है क्या? सीरियसली वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप और हम कहें जी असल तो पता है 2.5 लाख का था, लेकिन देखो मैंने 20,000 में ले लिया। कितनी बेशर्मी बेगैरती की बात है कि आप कॉपी पहने, शर्म आनी। मगर बेसिकली इफ यू आर चीप, as Karl Lagerfeld said, if you're cheap, nothing else. पूरी दुनिया में होता है, हम दुबई में चले जाए, न्यूयॉर्क चले जाए, वो क्या कहता है, genuine fake है ये। I know this is that is genuine fake. I remember when I used to have stores in Dubai, तो वहाँ पे कभी 1-2 दफा मैं मीना बाजार चली गई, तो वहाँ पे मुझे टेलर्स ना मेरे जोड़े दिखा रहे हैं, and they're telling me, आपको पता है ये दुकान जुमेरा में है ना, ये उसकी कॉपी है, ये अमीरदान है। आप हांगकांग चले जाएं, सबसे बड़े आपका लुई वुइटन होंगे, आपके डॉल्चे एंड गबाना के बैग, it's a huge industry. I think this is replica thing is a huge industry. It's a huge phenomena, not just in Pakistan, worldwide. Right. I've been to India, वहाँ पे मैंने खुद देखा है इंडिया में replicas में बिक रहे होते हैं चांदनी चौक में, इधर उधर सबके प्रिंट्स के, मतलब it's not just in our country. आप दोनों से सवाल ये कहना चाहूंगी कि कंज्यूमर ट्रेंड्स किस तरह पॉइंट आउट करें। आई वाज सरप्राइज। अच्छे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जरूरत है, जिंदगी नहीं है। लोग अब ये भी रियलाइज करने लगे हैं, जो अच्छे नए मिलेनियल्स, प्रोफेशनल क्लास जिनकी बजट्स लिमिटेड हैं, दे डोंट इवन माइंड वेयरिंग अ रेंटल गरारा ऑन देयर शादी। भाई हमें एक दिन पहना दो और वापस ले जाओ, हमने कुछ नहीं करना। उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि फिर आप मत पहने ना, रेंटल भी किराए का। अपनी शादी इतने अहम दिन पे आपने किराए की चीज पहनी, तो किराए का मियाँ भी लें, किराए की बीवी भी लें, किराए का ससुर भी लें। कमाल है। No, but I tell you something. आप ना पहने, आप अपनी तरफ से वो स्मार्ट बाइंग करें। मैंने गरारा कभी पहना ही नहीं है। में सोचे ना। पता है यंग ब्राइड्स एंड ग्रूम्स में एक और बड़ी अच्छी एक सोशल कॉन्शियसनेस आ गई है। They'd rather spend that, give that money to charity or something else than spend that kind of money. Or take a trip somewhere. Or take a random लोगों को खाना खिलाने और 15 लाख। I'm really happy actually. मैं तो I'm working on bridals on a budget. I love talking to girls who have a small budget and I love designing for her. मगर हुमा उसकी भी नीचे जाने की भी एक लिमिट होती है, कॉस्ट होती है, बजट की भी। बट पीपल डोंट एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, वो चाहते हैं 10 लाख की चीज आप उनको दे दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज वेबसाइट देखिएगा, अगर आप ये सब कर रहे हैं, ट्रिप पे चले, बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, वो सब मर्जी है, मगर उस तरह ये भी एक इंडस्ट्री है, ये एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को। और जैसे बात हुई थी क्रिएटिव इकोनॉमीज की, और ये भी देखें कि चाहे आप अगर मिसाल के तौर पे एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं या सैलून खोलते हैं, आपको हर वक्त ये तकलीफ होती है कि भाई मैं एक्चुअल क्रिएटिव आर्ट के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन, फायर फाइटिंग में उलझा हुआ कि जी कभी लाइट नहीं आ रही, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी हड़ताल है, कभी फला मटेरियल नहीं मिल रहा। इन सब को मेरे ख्याल में एक तरह से बैटल करते हुए आप लोग ये चीजें करते हैं। रोज बैटल होती है। मगर आप ये तो देखें ना कि आप जो कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिएटिव इकोनॉमी, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप इकोनॉमी में जो पहिया है इकोनॉमी का उसको चलाने में चाहे इतना सा आप 25 लोगों को आपने रोजगार दिया है, 25 खानदान है, अगर सारे लोग ये ट्रेंड करने लगे कि हम नहीं करे, ये बहुत बुरी बात है फलाना, तो उन 25 एक दिन आएगा कि आपके 25 जाएंगे, मेरे 25 गए, इनके 50 गए, आपके जो 100 गए। यंगर लॉट ऑफ फैशन डिजाइनर्स, क्या कहेंगे आप? आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद देम। मेरे ख्याल में आज तक जो अमीर अदनान का, रिजवान बेग का, दीपक, बंटो काजमी, फायजा समी, उमर सईद एंड सोने बाटला एंड अपनी इमरान है, मेरा भी फंकेजा भी यार। आई थिंक आई एम सो ओरिजिनल। हां, मगर इन लोग का यू वर अहेड ऑफ योर टाइम, यू रियलाइज? आई वाज, आई नो। अगर देखें, माय हस्बैंड टेल्स मी दैट, ही कीप्स टेलिंग मी यू आर मच अहेड ऑफ, यू वर मच अहेड ऑफ। वी वर इन कॉलेज एंड वी थॉट इट वाज रियली फंकी एंड आई रिमेंबर पेरेंट्स बिकमिंग अमीर अदनान है ना। सो इन लोगों का जवाब, माहीन खान का, इनका आज तक कोई जवाब नहीं आए, उनके लेवल का क्या इनको पहुंचने के लिए, जब ये आज इतने बड़े अभी भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। क्यों अमीर अदनान कब जाता है ऑफिस? इट्स अ स्ट्रगल एवरी डे। ही वाज एट वर्क व्हेन आई वाज लीविंग फॉर हियर। ठीक है ना। और इनकी सिंसियरिटी, पैशन अपनी जगह है, लेकिन पैसे से और नहीं होता, पैशन से। दो तरह की स्ट्रीम्स इस वक्त अगर मैं फैशन लैंडस्केप को देखूं, एक वो सरमायादार लोग हैं जिनके पास इतना अल्लाह के
कि तो सीधे से उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उन्होंने बहुत सारी आउटलेट्स खोली हुई हैं। अब वो एक तरह से फास्ट फैशन के बिजनेस में हैं। दे आर मैन्युफैक्चरर्स। उनको देखते हुए उनकी प्रैक्टिसेस वेरी डेंजरस। उनके साथ आपको व्हाट हैपेंस इज कि फैशन ना एक फैशन पिरामिड होता है। फैशन पिरामिड, द टॉप टियर इज द डिजाइनर, द टॉप टियर इज द top designers that he's mentioning, Amir Adnans and the Rizwan Begs and all of these, and then uska trickle down effect all the way down jata hai to the masses, which is the plateau niche aake. So basically जो आप जिनकी बात कर रही हो, जो ये सारे industrialists जो fashion में high street, this is the trickle down effect. They look up to us and they all then trickle it down to not just look up. हुमा आज से 10 साल बल्कि 5 साल पहले का मैं ट्रेंड देखूं, they were doing their own designings, right? फिर they realized कि वही जो आपका डोमेन है क्रिएटिव, they started to poach designers and say कि हम इनके साथ अब लॉन कलेक्शन निकालने लगे। ये ट्रेंड अच्छा था। ये ट्रेंड इसलिए अच्छा था कि आपने देखा लॉन का एक कबूम हुआ, which I was very happy with, मगर एक प्लेटो आ गया, स्टैग्नेंट हो गया। नेक्स्ट लेवल क्या था? नेक्स्ट लेवल था आपका साउथ अमेरिका आपकी मार्केट है, साउथ अफ्रीका आपकी मार्केट है, गर्म जगहों पे या ईस्ट एशिया की मार्केट है। हमने वहां से निकले ना, डिजाइन करना है उनके हिसाब से डिजाइन करने, अदर मार्केट्स एक्सप्लोर करें, वो नहीं किया। मगर had good livelihood. No, but I think Mohsen over here I would say that Pakistani population is huge. Pakistani population, I still think for years ahead we can cater to our Pakistani market. But for example, लोगों ने कहा ना Egyptian cotton को उन्होंने अपना नाम दिया। आज भी आप कई चीजों को, बनारसी साड़ी is known from India. या पाकिस्तानी लॉन, exactly, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मगर अब इससे नेक्स्ट लेवल पे, मगर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सिद्रा, गिव क्रेडिट टू फैशन इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल्स। उन्होंने आज अपने बल पर मेहनत करके इतनी जगह उसको एक प्रोफेशन बनाया। आप देखिए मगर हुकूमत की तरफ से दो स्ट्रीम्स है, बिल्कुल। अभी हम हुकूमती पॉलिसीज पे भी आते हैं। दो स्ट्रीम्स है। पहले जिन डिजाइनर्स का, टॉप टियर डिजाइनर्स का नाम लिया जा रहा है, बहुत मेहनत से वो एक्सक्लूसिव सिलेक्टिव कलेक्शंस बनाते थे, उनको लोगों की दस्तरस में लाने के लिए, ताकि उनका काम आम आवाम तक पहुंचे। दैट्स वेयर द सेठ साहब केम इनटू द पिक्चर। बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपने लॉन बनाई। लेकिन अब दोबारा से, यानी देयर हैव बीन सो मेनी डिजाइनर्स जिन्होंने कंप्लेन किया कि उनके साथ एथिकली डील नहीं किया गया था। सनिया, देयर वर पीपल जो उन्होंने कहा कि हमने बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ साइन अप किया, एक साल आपको पैसे नहीं मिले या बाद में मिले जो डिजर्व करते थे। दुनिया में यही होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेप्स इन, डिजाइनर इतना सा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेप्स इन, कैपिटल उनका आ जाता है और फिर वो नीचे तक ले जाते हैं उसकी इंस्पायर्ड कॉपी। सनिया, आप क्या कहेंगी कि ये अच्छी प्रैक्टिस है आपके ख्याल में कि जो फास्ट फैशन बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये डिजाइनर्स के साथ कपल इन करके उनको अपने साथ मिलाकर उनसे कहते हैं कि आप डिजाइन दें, हम छापेंगे, हम आम आवाम तक इसको लेके जाएंगे और ताकि आपकी रीच ज्यादा बढ़ जाए? मगर देखें, अगर वो डिजाइन अगर लेते हैं डिजाइनर्स वगैरह से, तो ऑब्वियसली दे पे उस चीज़ पे मैं करती हूँ कि दे पे होंगे। आई एम श्योर, आई हैव नेवर डन दैट। मगर ये कि हम लोग तो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सारा कुछ, और डिज़ाइंस भी खुद करते हैं। बट देयर आर डिज़ाइनर्स जो कि अप्स एंड डाउन्स आई थिंक हर जगह ही होते हैं। सही। सनिया, हाउ अब बल्कि आप यही है कि जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप क्या समझती हैं कि बड़े डिज़ाइनर्स को तो छोड़ दें, उनकी तो सालों की प्रैक्टिस है, उनका एक नाम अपनी जगह कायम है, जो अब यंगर लौट आ रही है या जिनको अभी काम करते हुए कम अरसा गुजरा है, वो एथिकल हैं फैशन डिज़ाइनर्स? बहुत बिल्कुल नहीं, मैं नहीं एथिकल, काफ़ी ऑफेंडेड रही हूँ। हाँ बिल्कुल, काफ़ी, बिकॉज वही बात है, एक तो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा उनमें आ जाती है, क्रिएटिवनेस उनमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि यू नो वेस्ट और ईस्ट को मिक्स करके और एक डिजाइन निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही। नजर में ना जो तो दिस इज नॉट ऑन, मतलब ये आपको अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनकी नजर में आज सीनियर डिजाइनर जहाँ पहुंचा हुआ है ना, वो आंख झपकते में ओवरनाइट पहुंचना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि पिछले कई दहाइयों का खून पसीना शामिल है। अच्छा, ये बात आपने इतने सालों से फैशन इंडस्ट्री को इवन एज अ जर्नलिस्ट कवर किया, हमने पहले कभी ये बात नहीं सुनी थी। वी हैड यू नो टॉप मॉडल्स लाइक बीबी, वनीजा, कभी ये नहीं सुना था कि जी डिजाइनर ने इनको एम्प्लॉय किया, इनको पैसे नहीं दे रहे। अब बेचारी मॉडल्स दे आर गोइंग ऑनलाइन सेइंग कि जी ये हमारा भी हमारा प्रोफेशन यही है, हमें पेमेंट नहीं हो रही, फोटोग्राफर रो रहा है, मैगजीन वाले रो रहे हैं। व्हाट वुड यू से, ये प्रैक्टिस क्यों आ गई है? पता नहीं मुझे, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ना, एंट्री बैरियर्स फैशन में बहुत लो कर दिए। सही। पे टू एंटर हो गया। जब
बैक इन द लेट 80s एंड 90s आपके काम डिसाइड करता था कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और बहुत सख्त वो था मेयार था ना कि आप आ सकते हैं, आपका काम आपको डिसाइड करता था कि आप आ सकते हैं। आज आप ओवरनाइट ब्रांड बन सकते हैं। दिस इज व्हाई दे थिंक कि दे स्पेंड पैसा बहुत आ गया, पैसा यूं फेंकते हैं। आप ब्लॉगर्स खरीद लें, जिसके पास 10 लाख रुपए वो अपनी लोन निकाल लेता है, तो वो वाला नहीं। और आप पे टू एंटर पहले सिर्फ पब्लिक ये तो आप पे टू एंटर की बात करें, जिनका जायज हक है उनको पेमेंट नहीं दे रहे। नहीं तो वो उस पे मैं आता हूँ। अब एडिटोरियल जो थे, एडिटोरियल होते थे, सही ना, जो डिसाइड करते थे, हम लोग एडिटर्स वगैरह डिसाइड करते थे कि जा रहे हैं। आज आप कवर ले लीजिए 3 लाख रुपए में, 20,000 हमने तो आपके कलेक्शन का रिव्यू भी तभी होता है, डिपेंड करता है जितने आप पैसे दे के ऐड ले रहे हैं। खरीद लीजिए। अभी आज के जमाने में ना, देयर इज नो सच थिंग एज ब्रांड इक्विटी, राइट, there's no such thing as integrity। इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फैशन डिजाइनर हैं, बेशक आप अपने क्राफ्ट की, अपनी क्रिएटिविटी की कीमत वसूल कीजिए, लेकिन फिर आपसे जुड़ी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, आपकी एक लेगेसी है ना, बिकॉज यू हैव टू टेक एवरीबडी टुगेदर। ये तमाम सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं आपकी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। हर कोई यही चाहता है कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, लेकिन वो पहन नहीं सकता, तो इस वजह से वो रेप्लिका लेता है। ब्रांडेड जो सूट होते हैं 8,000, 10,000, 15,000, उन्हीं की रेप्लिका बनती है। रेप्लिका में 1,500, 2,000, 2,500 में उस बंदे का काम हो जाता है। मास्टर कॉपी जो होती है वो महंगी मिल रही होती है, तो रेप्लिका में जब बन के आती है सही कस्टमर की रेंज में आ जाती है। हर कोई आता है ब्रांड मांगता है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाता। हमें कहता है कि हमें हमारी रेंज में ये चीज़ चाहिए, इस वजह से हम रेप्लिका बनाते हैं। क्योंकि जब वो रेप्लिका पहन के घूमते हैं तो कोई उनका कपड़ा स्टैम्प नहीं चेक करता, वो देखे हुए यही लगते हैं कि डिज़ाइनर पहना हो। तो इससे ये है कि गरीब आदमी का काम भी हो जाता है, रेप्लिका चल भी जाती है, हमारा भी काम हो जाता है। एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हमने उठाया है कि जी एथिकली आपने अपने आप को कितने आप साउंड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज से पहले हम ये ट्रेंड्स अपनी फैशन इंडस्ट्री में नहीं देखते थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटीमेट, एवरीबडी न्यू एवरीबडी काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री। आप किसी के पैसे नहीं मारते थे, किसी का हक नहीं मारते थे। लेटेस्ट हमारे पास डेवलपमेंट्स ये हैं कि मॉडल्स, फोटोग्राफर्स आर कंप्लेनिंग कि उनकी पेमेंट्स ऑन टाइम नहीं। मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि देखो वही बात है ना, हम लोगों ने हमेशा से हमें अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात थे, बहुत दोस्तियां थी, या वो पैसे बिल्कुल आप फ्रंट देके। दूसरी बात में अगर किसी ने मॉडल से पूछा है कि डिज़ाइनर से जो कपड़े लेते हैं हज़ारों लाखों के और हर इवेंट पे और हर जगह पहनते हैं, उसकी क्या बात होती है? इफ डिजाइनर स्टार्ट्स चार्जिंग, कैन दे अफोर्ड दोस डिजाइनर? इट्स अ विन-विन ना, वो तो दोनों आपस में लेके चलना। व्हाट हैपेंस इज दैट डिजाइनर और मॉडल की ना एक बहुत ही डिफरेंट सी रिलेशनशिप है। उसमें क्या है कि वी हैव अ बार्टर। इफ सपोजिंग मुझसे मॉडल्स बोरो करती हैं कपड़े, ऑफ कोर्स करती हैं, एक्टर्स करती हैं, इन रिटर्न इफ आई टेल देम कि यू नो मेरी शूट हो रही है, आई स्टिल पे रैंप तो फैशन काउंसिल पे करती है। इट्स ऑल एग्जैक्टली। सो यू फील इट वाज नॉट राइट फॉर द मॉडल्स टू स्पीक आउट? आई डोंट नो, मैं सिर्फ एक जनरल लेवल पे आप बात करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक्स पे मैं नहीं जाना चाह रहा, मगर हुमा विल वाउच फॉर इट के आपको रोज कॉल्स आ रही होती हैं, और वैसे और जानने वालों की, ना जानने वालों की। कभी इस तरफ भी दे दिया, सोच लें कि डिजाइनर्स भी बहुत जेनरस होते हैं। अच्छा, हुमा, सनिया, मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब एक नई मूवमेंट शुरू हुई है जिसको #स्टाइल रिपीट के नाम से भी आप देख सकते हैं। इसमें वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर्स इज डचेस ऑफ कैम्ब्रिज। उनके बारे में कहा जाता है कि जी रॉयल वेडिंग पे वो वही कपड़े पहन के चली गई जो उनके पास पहले पड़े हुए थे। हमारे पास क्या मसला है, हम तो रॉयल्टी भी नहीं है, हमें हर इवेंट पे नया जोड़ा चाहिए। एक खातून ने, सनिया, एक खातून ने मुझसे कहा कि आपके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, मैं तो एक जोड़ा एक दफा पहनती हूँ। हाँ। 3 दफा कहा, मैं तो एक जोड़ा एक दफा पहनती हूँ। मैं समझ रहा था वो कहाँ जा रही है। मैंने उनसे कहा तो फिर आप इतने घटिया खराब कपड़े क्यों लेती हैं, एक दफा के बाद खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो क्वालिटी में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, कुछ स्टाइल रिपीट की जो आपने बात की, ये बहुत
पूरी बात ये नौदौलतापन समझा जाता है, घटियापन समझा जाता है, एक दफा और ये असराफ में आता है। ठीक है, असराफ में आता है, गलत बात है। ये जो फास्ट फैशन की बात थी कि पहन के फेंक दिया, ये गलत है। ये प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहा है, रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहा है। वही बात एक्सप्लॉयटेशन सस्ता बन रहा है। आगे बढ़ाऊंगी, इस वक्त जो पूरी दुनिया में पोल्यूशन है 1/3 ऑफ इट इज ओनली क्लोथ्स, क्योंकि वो कपड़े रिसाइकिल नहीं करते। पहले एक जमाने में होता था ना कि चलो उसके गद्दे रुइयां कुछ बना दिया, अब तो वो भी नहीं है। कपड़े रखे जाते थे, ये हैंडमेड नाम्स होते थे कि दूसरों को दे दिए। सानिया क्या कहेंगी आप? पर्सनली यूर अ डिजाइनर एंड आई एम श्योर कि आप लोगों पे ज्यादा फोकस होता है। एक तो हम वैसे ही बड़े जजमेंटल कॉम है, किसी को देखते कहते वो हो डिजाइनर है या स्किन स्पेशलिस्ट है तो उसकी स्किन खुद अच्छी होनी चाहिए, उसके कपड़े खुद अच्छे होने चाहिए। आप स्टाइल रिपीट करती हैं? जी डेफिनेटली करती हूँ, बिकॉज वही बात हो जाता है कि बिकॉज आई वेयर माई ओन क्लोथ्स, और आप यकीन माने कि आई हैव माई स्टफ जो कि आज से 10 साल पहले का भी है। हाँ। तो वो बिकॉज आई वेरी प्राउड अबाउट इट कि वो ये जो आप रेप्लिकेट बात करते हैं, ये रेप्लिकाज जो हैं ये एक बारी से ज्यादा नहीं पहना जाता। अच्छा, रेप्लिका को जो चीज फीड इन कर रही है ना सनिया, उसमें भी यही बात है कि हम समझ रहे हैं कि हमें अगर 6 दिन अगर आप काम पे जाते हैं तो 6 के 6 दिन नए कपड़े पहनने। अगर आप अच्छी क्वालिटी का एक जोड़ा जो कि रेप्लिका नहीं है उसमें इन्वेस्ट करें, अगर आप अच्छी क्वालिटी के पहनेंगे तो आप उसको चाहे जितना अर्सा पहने और वो हर बारी और बेहतर लगेगा। And style them differently each time. Absolutely. तुमको पता है सिद्रा, you will not believe, maybe probably you also know, Funkesia, my brand, the concept of my brand was make your own wardrobe. Yes. I don't know if you remember that. जैकेट इधर से उठाई, कुर्ता यहाँ से, शलवार वहाँ से, पैंट वहाँ से. This is what we did for IFA. Remember? This is how it is supposed to be. Exactly. I तो पहली बात I don't believe in matching खुद भी in person, and my brand also speaks for that. Even my अभी जो मेरा ब्राइडल ब्रांड है, हुमा, मुझे तो इंस्टा पे लोगों ने कहा कि आप 2 महीने से शो कर रही हैं, ये पैंट हम इतनी दफा देख चुके हैं, ये आप वो जैसे कहते हैं कॉल बल्कि फेल से अपने बता रही है सिद्रा कि स्टेपल चीजें, अच्छे ट्राउजर्स में इन्वेस्ट किया, अच्छे जूतों में इन्वेस्ट किया, सालों अब उसके साथ टॉप्स डिफरेंट कर करके पहन गए, अच्छे टॉप्स कपड़े, ये जो आज हमारी इस पूरी गुफ्तगू, क्योंकि हमारे पास वक्त अब बहुत कम रह गया है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रेप्लिका में आप ये उसको खरीदते हुए ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी का हक मारा जा रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो डिजाइनर हो सकता है, चाहे वो उसका कारीगर बनाने वाला हो सकता है, यकीनन रेप्लिका बनाने वाली भी। और इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी डाउन आई है, इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी डाउन आई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा आखिर कि देखिए, एक हाई स्ट्रीट ब्रांड जो है वो हजारों की तादाद में एक पीस बनाता है। सही। डिजाइनर वेयर एक पीस होता है या 2 पीसेस होते हैं, उसकी कॉस्टिंग और आप इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमी ऑफ स्किल्स नहीं आता है। जैसे एक जमाने में ज़ारा बड़ा अफोर्डेबल होता था, खामखा महंगा हो गया, प्राइमैक को देखिए वहाँ पे यही हालात हो गए, मगर कोई ना कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हमारे साथ होने का, हुमा हमारे साथ होने का, एंड सनिया हमारे साथ होने का। वाकई जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान